स्विस बैंक में काम किया और एक दिन फोन उठा के मैंने अपने पिताजी से कहा कि अब मैं वापस आ रहा हूं। तो 3.5 लाख रुपए से 2,000 तक मैं आ गया था। स्विस बैंक में कितना पैसा जमाया? मेरा कह रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि अडानी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तक पे कभी सामने बैठा दीजिएगा, अगर 3 मिनट के अंदर वो मैदान छोड़ के ना भाग जाएं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ऐसा क्या हुआ गौरव भाटिया के साथ कि उन्होंने उस समाजवादी पार्टी के रिश्ते को छोड़ दिया? परिवार का एक सदस्य आता है और कोई वरिष्ठ नेता हो और उसको कहा जाता है साइड हो जाओ, अब 10वां व्यक्ति परिवार से आ गया है, तुम 11वें हो गए। कोई खास खुन्नद है अनुराग भदौरिया के मन में आपको लेकर या आपके मन में उनको लेकर? मैं अर्ज करूंगा, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। शाहरुख खान की जो फिल्म आई है जवान, उसकी आपने जमकर तारीफ करी है। और अगर हम देखें कि कुछ रोज पहले उनकी फिल्म आई थी पठान, उसकी आपने जमकर बुराई करी। एक डायलॉग बड़ा अच्छा था, उसने कहा कि हम जवान देश के लिए कई बार अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो देश को बेचता हो। बार बार आरोप लगता है कि ईडी हो या सीबीआई हो, ये सिर्फ बदले की कार्रवाई कर रही। मिलन जी, मैं धन्यवाद देता हूं, आपने ये सवाल पूछा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा तीनों बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। महाराष्ट्र ताज़ा उदाहरण है। तो जो आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बना रखी है, जनता तो ये कह रही है भैया तुम इतनी गंदगी मचाते क्यों हो? हमारे पास लॉन्ड्री मशीन है कि नहीं है ये बात नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2017 में भी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की मॉरिशस में एक मुलाकात हुई थी। मॉरिशस में आप थे? वहां पे 2017 की ये तस्वीर थी। दिल की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के साथ कार्य तो हर कोई करना चाहता है। एक बैन आपने भी किया, एक बैन उन्होंने भी किया, तो ये बैन आपका बैन कैसे अलग था और उनका बैन कैसे अलग है? राहुल गांधी कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र मर चुका है और लोकतंत्र को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। निर्मम होकर बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लोग यही कहेंगे कि अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है तो तक जैसा बनाना है। नमस्ते, मैं अविचल दुबे न्यूज़ तक के मंच पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। मंच पर लगातार जो कोशिश है वो आपको बहुत पसंद आ रही है। आज हमारे मंच पर जो मंचासीन अतिथि हैं वो हैं गौरव भाटिया जी। गौरव भाटिया जी का परिचय हमारे साथ होता है तो शुरुआत होती है समाजवादी पार्टी की झलक से, और अब हम समझते उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के रूप में। गौरव भाई, आपका खूब खूब स्वागत है मंच पर। और सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही आएगा कि आप अपनी एक लाइफ जर्नी बता सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग भी है और लोगों को जाननी भी है। धन्यवाद। और मैं समझता हूं कि कहा जाता है कि जब तक पर दस्तक नहीं दी है तब तक आपका ये जो अभियान है ये पूरा नहीं हुआ है। आप सबके बीच में मैं आया हूं, मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर जिस प्रतिबद्धता से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके बीच में हूं। मेरा ये जो सफ़र रहा है, मैं यही कहूँगा कि बहुत ही सुखद रहा है और इसमें कभी खुशी कभी गम, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर खुशी में सेलिब्रेट किया तो गम से भी बहुत कुछ सीखा है। और लखनऊ का मैं रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से आता हूँ और मुझे गर्व है इस बात का कि मैं भारतीय हूँ और उत्तर प्रदेश से आता हूँ। जब लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार से आ गए, तो मैं कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश वो है कि भारत की नींव अगर कहीं पर है तो उत्तर प्रदेश में है। मैं लखनऊ में ही अपनी स्कूलिंग लमार्डियर कॉलेज से मैंने करी। 12वीं के बाद मैं अमेरिका चला गया था, वहाँ मैंने अंडर ग्रेजुएट स्टडीज़ करी फाइनेंस में और कंप्यूटर एप्लीकेशंस में। उसके बाद जैसे जब कोई बेटा या बेटी विदेश जा रहा होता है तो माता पिता को सब कहते हैं कि देखना तुम्हारा बेटा लौट के नहीं आएगा। तो मेरे स्वर्गीय पिताजी वीरेंद्र भाटिया जी, जो वरिष्ठ अधिवक्ता थे, सांसद थे, उनके कान में मैंने कहा था, पापा आप चिंता ना करना, कुछ भी हो जाए मैं वापस भारत ज़रूर आऊँगा। और वहाँ स्विस बैंक में मैंने 4 साल करीब पढ़ाई पहले यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिजपोर्ट में करी, स्विस बैंक में काम किया और एक दिन फ़ोन उठा के मैंने अपने पिताजी से कहा कि अब मैं वापस आ रहा हूँ। तो मैं जब ये बोला तो उसके बाद पिताजी ने कहा तुम
पूरी तरह से श्योर हो ना, ऐसा तो नहीं है बाद में अमेरिका की याद आएगी। मैंने कहा नहीं पापा, मुझे पता है कि मैं वापस आना चाहता हूँ, और मैं आज कह सकता हूँ करीब 20 साल हो गए हैं, पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा है। और सबसे अच्छा निर्णय मेरी ज़िंदगी का अगर कोई है तो यही है कि मैं भारत आया और भारत माता की सेवा मैं कर पा रहा हूँ। उसके बाद जब मैं भारत आया तो मैं आपको बताना चाहूँगा, 2001 में करीब 3.5 लाख रुपए की नौकरी मैं करता था पर मंथ, और भारत में आके लॉ करने के लिए मैंने शुरुआत करी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ की शुरुआत करी। दिल्ली में मैंने इंटर्नशिप करी, राकेश द्विवेदी जी सीनियर एडवोकेट हैं, वो मेरे गुरु हैं, और इंटर्नशिप करते हुए पहला चेक मुझे 2,000 रुपए का मिला। तो 3.5 लाख रुपए से 2,000 तक मैं आ गया था। ये सफ़र क्या था? क्या मैं पीछे जा रहा था? नहीं। जो युवा इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा, पैसे से सब कुछ नहीं होता। जो सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। और उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूँ, मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बना, और ये कहना गलत नहीं होगा, बहुत कम उम्र में मैं सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट हुआ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डेजिग्नेट करते हैं। तो मुझे गर्व है कि मैं, लोग कहते हैं कि एक टोपी यहाँ 2 टोपियाँ हैं। पहली टोपी जो है वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। श्री नरेंद्र मोदी जी जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जब मैं अपने आप को प्रवक्ता बताता हूँ तो मेरी छाती जो है 56 इंच की हो जाती है। और दूसरी ये जो मेरी टोपी है, द सेकेंड हैट दैट आई डॉन इज दैट ऑफ अ सीनियर एडवोकेट। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी जो ये जो जर्नी है, चाहे वो सीनियर एडवोकेट की हो, चाहे ये हो राजनीति, इन दोनों में देश की सेवा करने का भरपूर अवसर मिलता है। और इसके साथ मेरा परिवार है, मेरी माताजी लखनऊ में हैं, मेरी वाइफ जसप्रीत भाटिया लॉयर हैं, और लव मैरिज हुई, और मेरी 2 बेटियां हैं। और मैं समझता हूं कि तमाम दोस्त हैं मेरे, और मेरे जीवन में अगर कोई खुशबू लाता है, खुशियां बिखेर देता है, तो वो मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे साथी बंधु हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ईश्वर से मैं कोई गुरेज नहीं कर सकता, कोई शिकायत नहीं कर सकता। एक बहुत ही अच्छा जीवन उन्होंने मुझे दिया है। मैंने जब आपकी राजनीति शुरुआत में देखी तब आप समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, अखिलेश यादव की सरकार होती थी, आप प्रवक्ता होते थे। आपके पिता सांसद रहे, जैसे आपने जिक्र किया, वो भी समाजवादी पार्टी से रहे। ऐसा क्या हुआ गौरव भाटिया के साथ कि उन्होंने उस समाजवादी पार्टी के रिश्ते को छोड़ दिया और वो आज भारतीय जनता पार्टी के हो गए? खरी खोटी सुनाते समाजवादी पार्टी को। देखिए, आपने कहा रिश्ता छोड़ दिया, तो सबसे पहले तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप किसी को परिवार मानते हैं तो आप रिश्ता तोड़ते नहीं हैं और छोड़ते नहीं हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी पिता तुल्य थे, मेरे अभिभावक थे, और वो मुझे, जब मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी उसके बाद भी कई बार मिले, तो मैंने उनके चरण स्पर्श किए और उनका आशीर्वाद लिया, और मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। तो व्यक्तिगत तौर पे अगर आप मुझसे कहें तो रिश्ता वो टूटा नहीं है। और इसी तरह से अखिलेश यादव जी हैं, वो बड़े भाई की भूमिका में पहले थे, अभी भी हैं, और मैं हमेशा चाहूँगा, ईश्वर से कामना करता हूँ कि उनको हर सुख मिले। लेकिन राजनीति में लड़ाई जो है वो विचारधारा की होती है। अगर मेरी आस्था संविधान में है और संविधान ये कहता है कि सभी नागरिक बराबर हैं, और कोई तुष्टीकरण की राजनीति करे, तो ये गौरव भाटिया को गवारा नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान सफाई महोत्सव होगा, तो शायद ये मुझे गवारा नहीं है। अगर मुजफ्फरनगर दंगों के जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको मुआवजा देने में देरी हो, और मैं सर्वोच्च न्यायालय में उस वक्त सरकार का वकील भी रहा था, मैंने अपना जो भी एडवाइस देनी थी वो भी दी थी, और मैं आज इस मंच पे ये बता सकता हूं कि जब आप मुआवजा दे रहे हैं तो पीड़ित जो परिवार हैं
उनका धर्म देख के आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। और तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे लगा श्री नरेंद्र मोदी जी वो नेता हैं जिनके लिए मैं कार्य करना चाहता हूं, और ये एक अवसर है कि मैं भारत माता के लिए कार्य कर सकता हूं। और एक बात और कहूंगा, आत्मसम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया जाता है। गौरव भाटिया ने भी आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया, मर्यादा बनाए हुए, कोई अपशब्द नहीं कहूंगा जहां पे कभी रिश्ता जोड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जब मैं आया और 7 साल करीब करीब हो गए हैं कार्य करते, मुझे ऐसा लगा कि मुझे सही घर मिल गया है। जो मेरी उड़ान है उसको कोई पहचान सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है, और योग्यता और निष्ठा के आधार पे नेता को क्या जगह देनी है ये भारतीय जनता पार्टी में मैंने सीखा है। उपनाम से नहीं, योग्यता और निष्ठा से नेता को उचित स्थान दिया जाता है, इस बात का मुझे गर्व है। तो क्या आपको ये लगता है कि समाजवादी पार्टी में उपनाम से या आपके नाम से जो आइडेंटिटी आती है उसके हिसाब से जजमेंट होते रहे हैं, ऐसा आपको लगता है? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, एक समय ऐसा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव जो डेप्यूटी सीएम भी कहलाते थे, राम गोपाल यादव लीडर राज्यसभा में चीफ स्पोक्स पर्सन, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव और भी कई परिवार के सदस्य। जब आप ये देखते हैं कि परिवार का एक सदस्य आता है और कोई वरिष्ठ नेता हो और उसको कहा जाता है साइड हो जाओ, अब 10वां व्यक्ति परिवार से आ गया है, तुम 11वें हो गए। उसके बाद एक और आता है, कहते हैं अब तुम 12वें हो गए हो, अब 11वें स्थान पे भी परिवार का एक सदस्य आएगा। तो योग्यता और निष्ठा अगर नहीं है, अगर ईमानदारी नहीं है, और केवल क्राइटेरिया ये है कि आप परिवार के सदस्य हो, तो जो समाजवादी पार्टी का अब हश्र हुआ है, हम सबने देखा है। 5 सीटें लोकसभा में आई थी, अभी 3 पे हैं वो, और आगे आप देखिएगा 0 हो जाएंगी। क्योंकि अगर आगे बढ़ना है तो आपको योग्यता को, ईमानदारी को, निष्ठा को आगे बढ़ाना। गौरव जी, चूंकि समाजवादी की पार्टी की पृष्ठभूमि पे ही बात हो रही है, मेरे मन में एक बड़ा $1 मिलियन सवाल है अनुराग भदौरिया को लेकर कि जिस तरह की तकरार हमने टेलीविजनों पर या अलग अलग मंचों पर आपके साथ देखी है, उतनी तकरार जो है वो निजी जीवन में भी है। कोई खास खुन्नद है अनुराग भदौरिया के मन में आपको लेकर या आपके मन में उनको लेकर? मैं अर्ज करूंगा, विरोधियों का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। किसी के लिए कोई जहर नहीं है। हम लोग जब टीवी डिबेट में जाते हैं, हम अपनी पार्टी का पक्ष पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से रखते हैं। इसी तरह से एक और विपक्षी पार्टी का प्रवक्ता अपना कार्य कर रहा होता है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो ये कहूंगा कि मेरे विरोधी क्यों ना हो, जितने प्रवक्ता आते हैं और टीवी पे मुझसे लड़ते हैं, सब अपने राजनीतिक जीवन में बहुत सफलता पाए। कोई सांसद बने, कोई मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। और टीवी की डिबेट जब खत्म होती है तो हमें एक बात को याद रखना है, उस कड़वाहट को पी जाएं जैसे भगवान शिव नीलकंठी कहलाते थे, और उसके बाद सकारात्मक सोच के साथ अपनी लकीर को कैसे लंबा करना है इस पे काम करें। दूसरे की लकीर मिटाने से कुछ नहीं होता है, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कोई है तो हमारा लीडर श्री नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल पेश किया है कि आप दूसरों को कम मत आके अपना कद बढ़ाइए। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, जितना भगवान आपको ऊंचाइयों पे ले जाए उतना सर झुकाते जाइए। आदमी वो नहीं जो आसमान छू ले, आदमी वो है जो आसमान भी छू ले और जिसके पैर भी धरती पर हो। ये बहुत जरूरी है। गौरव भाई, आपने एक जिक्र किया कि अखिलेश यादव आज भी आपके बड़े भाई जैसे हैं और उनको दुनिया के हर सुख से अगर उनको मिल रहा हो तो वो ज़रूर मिले।
मुझे याद आता है कि पार्लियामेंट चल रही थी, उसमें नेताजी ने एक आशीर्वाद दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि आप फिर से प्रधानमंत्री बने। तो क्या ये सुख अगर अखिलेश यादव को मिल रहा होगा तो आप चाहेंगे कि उनको वो सुख मिल जाए? देखिए, मैं ये चाहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने, और इसकी वजह यह है कि 140 करोड़ जो भारतीय हैं उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो, ये कोई सुनिश्चित कर सकता है तो श्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। और सपने तो हर कोई देखता है, राजनीति में मुंगेरी लाल बहुत हैं, लेकिन विपक्ष के सपने भी कोई पूरा कर सके, ये क्षमता अगर किसी में है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी में है। और इसीलिए भारत के लिए ये जरूरी है कि श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री जनता अपने आशीर्वाद से बनाए। आप वायरल बहुत रहते हैं और वजह कई सारी होती हैं। वायरस तो नहीं ना, वायरल। नहीं नहीं, उसमें वजह कई सारी रहती हैं। आजकल की जो वजह है वो है शाहरुख खान की जो फिल्म आई है जवान, उसकी आपने जमकर तारीफ करी है। और अगर हम देखें कि कुछ रोज़ पहले उनकी फिल्म आई थी पठान, उसकी आपने जमकर बुराई करी थी और मतलब जमकर कमियां निकाली थी। नहीं, पठान की बुराई बताइए मुझे, अगर आप कह रहे हैं तो। जो आपके एंगल से थी, मतलब कि जो और भी दल थे उनकी मैं कह सकता हूं, तो सीधी सीधी बात है कि ऐसा क्या अंतर आपको जवान और पठान में लगा? और आपने दोनों फिल्में देखी हैं? जवान मूवी मैंने देखी, और मैं एक बात में विश्वास करता हूं, अगर कोई बात आप लिख दें तो तथ्यात्मक रूप से वो गलत नहीं होनी चाहिए। चाहे रात दिन अध्ययन करें, चाहे मेहनत करके रिसर्च निकालें। मैंने जब शाहरुख खान की मूवी देखी और उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहता हूं, तो मैंने देखा जिनके पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं है विपक्षी पार्टियों की, वो लोग कह रहे देखिए इस मूवी में ऐसा हुआ है। तो मैंने अध्ययन किया और मैंने बताया, और एक डायलॉग बड़ा अच्छा था। उसने कहा कि हम जवान देश के लिए कई बार अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं जो देश को बेचता हो। ये सार था उसका। तो मुझे याद आया कि जब हमारे जवान भ्रष्टाचारी यूपीए की सरकार में बुलेट प्रूफ जैकेट मांग रहे थे, 1,86,000 अगर आंकड़ा सही याद है, तो वीवीआईपी चॉपर कैसे लाए जाएं, क्योंकि उसमें कमीशन खोरी करनी थी, उस पर बात होती थी। फिर मैंने अपने आप से पूछा क्या यह सत्य नहीं है कि 2,30,000 बुलेट प्रूफ जैकेट किसने दी? नरेंद्र मोदी जी ने दी। राफेल 9 साल तक वो लोग कमीशन खोरी के चक्कर में डील करते रहे, लेकिन आया नहीं। राफेल आया श्री नरेंद्र मोदी जी के समय में, अपाचे आया हमारे समय में, चिनूक आया हमारे समय में, S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम आया हमारे समय में। तो जो बात उस मूवी में कही जा रही थी, मुझे लगा कि वो तो पूरा यूपीए सरकार पे है जो नीतिगत फैसले लेने में पंगु थी, और वहां केवल भ्रष्टाचार था, कमीशन खोरी थी। और गर्व से मैं इस मंच पे ये बात कहता हूं, 9.5 साल हो गए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि एक एक रुपया जो केंद्र सरकार का चलता है, वो जो लाभार्थी होता है सीधा उसके अकाउंट में जाता है। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 27 लाख करोड़ रुपया सीधा लाभार्थियों के अकाउंट में चला गया। और इसके अलावा तमाम, मैंने जैसे किसानों की बात आई तो 1,60,000 के करीब किसानों ने यूपीए के 10 साल में आत्महत्या करी, और दूसरी तरफ एमएसपी लागू करी तो हमारी सरकार ने करी। 2,55,000 करोड़ का मैंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10.5 करोड़ से 11 करोड़ लाभार्थी हैं किसान भाई। तो मुझे लगा ये बात तथ्यों के साथ बाहर आनी चाहिए, और मेरा मकसद केवल ये था कि सच्चाई जो है वो दबे ना, छुपे ना, सच्चाई सामने आए। गौरव जी, आप जवान फिल्म की बात कर रहे हैं। आपके दो जवान मैं क्या कहूँ, 60-70 जवान जो हैं घोसी में डटे रहे। ऐसा प्रचार उत्तर प्रदेश में लोगों ने कहा कि या तो यूनिवर्सिटी के चुनाव में होता था या प्रधानी के चुनाव में। 2 डिप्टी सीएम, तमाम मंत्री, गिनने के लोग 60-70 नाम गिनते हैं। समाजवादी पार्टी ने 42,000 वोटों से हराया। आप कह रहे हैं कि 5 जो सीटें मिली हैं उसको हम 0 पर ला देंगे।
लेकिन आप अगर हालिया चुनाव देखें तो ऐसा लगता नहीं है। और जो विशेषज्ञ हैं वो ये दावा करते हैं कि उसमें आपके जो कोर वोटर हैं उन्होंने जाके समाजवादी पार्टी को वोट दिया। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि आपने किसी भी भाजपा नेता का ये बयान नहीं सुना होगा कि ईवीएम खराब हो गई। सुना है क्या? चाहे जीत हो चाहे हार हो, लोकतंत्र जीतता है। अगर हम जीतते हैं तो हम जनता की सेवा करते हैं, और अगर हारते हैं तो हम अपनी हार से सबक लेके आगे बढ़ते हैं। और मत भूलिए कि इससे पहले जब जिला पंचायत के चुनाव हुए थे तो क्या हुआ था। ये भी मत भूलिए कि सुवार की जो सीट है रामपुर की, उसमें क्या हुआ था। आजम खां का गढ़ माना जाता है। और ये भी मत भूलिए कि योगी आदित्यनाथ जी जब पुनः मुख्यमंत्री बने 2022 में, तो ऐसा 3 दशक से ज़्यादा में पहली बार हुआ। और ये भी मत भूलिए कि 2014 और 2019 में हमने इतिहास रचा। 73 सीटें आई उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 2014 में, और 64 सीटें आई 2019 में। मैं इतना ही अर्ज करूंगा आपकी शान में, मंजिल मिल ही जाएगी, मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और मैं किनकी बात कर रहा हूं? जो 12 बजे उठते हैं जब आधा दिन खत्म हो गया होता है, जिनके लिए कहा जाता है कि आधे मुख्यमंत्री थे। तो व्यक्ति ने पूछा, ये आधा मुख्यमंत्री कौन है? कहते वो 5 जो है वो अलग हैं, लेकिन आधा वो है जो खुद मुख्यमंत्री अपने आप को कहता है। तो इसलिए ये राजनीति है, जीत हार लगी रहती है। और अगर आप जीत में प्रेरित होते हैं तो हार में भी ठीकरा राहुल गांधी की तरह या अखिलेश यादव की तरह ईवीएम पे मत फोड़ी। अच्छा, आपने कहा कि आधे मुख्यमंत्री, जैसी आपने बात कही कि 12 बजे सोकर उठते हैं, आपके एक नए सहयोगी हैं वो भी कहते हैं कि वो एसी कमरों से बाहर नहीं आते हैं। ओम प्रकाश राजभर नाम है जिनको एनडीए में हाल फिलहाल में शामिल कराया गया है। बड़ी चर्चा है उनको लेकर कि बड़ी सहजता नहीं है उनको लेके, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके की बयानबाजी समाजवादी पार्टी के साथ रहकर कही थी, शायद मैं ना कहूं, आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर या पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर जो उन्होंने बयानबाजी की, कैसे क्या उनको इतना सहज है उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ लेना, जिन्होंने 2 दिन पहले आपको सब कुछ कह दिया हो, जो एक आम आदमी ना कहता वो उन्होंने कहा। और दूसरा सवाल इसमें यह भी है कि क्या उनको लेकर पार्टी के अंदर सहजता है? ऐसा नजर नहीं आता है। देखिए, इस पर टिप्पणी करने वाला मैं कोई नहीं होता। सर, आप प्रवक्ता हैं। मैं जानता हूं मैं प्रवक्ता हूं, इसीलिए मर्यादा रखना मेरा कार्य है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, किसी की बैसाखी पे हम नहीं दौड़ा करते। हमारी अपनी टांगों में जान है, और हमारे साथ साथी हैं, उनका सम्मान है, और हमारा ये एक प्रण है कि हम सबको साथ में लेके चलेंगे। क्या ये सत्य नहीं है? इसी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जो परेशानी का सबब था वो था कानून व्यवस्था। आजम खां की भैंसे ढूंढने के लिए वर्दी जा सकती थी, उनका जूता चमकाने के लिए वर्दी थी, लेकिन महिला कहती थी कि मेरे साथ छेड़छाड़ हो गई या किसी महिला के साथ कुछ गलत होता था तो वो पुलिस दिखती नहीं थी। योगी आदित्यनाथ जी आए, डंके की चोट पे कहता हूं, आज किसी महिला के पास चले जाइए, चाहे भाजपा को वोट देती हो चाहे किसी और दल को देती हो, वो कहेगी नहीं कानून व्यवस्था में सुधार आया है, जो माहौल है वो बेहतर हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जी वो व्यक्ति हैं, आप याद करिए विधानसभा के पटल पर जब चर्चा हो रही थी तो योगी जी ने कहा ये जो माफिया है इनको मिट्टी में मिला दूंगा। सारे नागरिक यही सुनना चाहते हैं, माफियाओं की जगह ही है कि वो मिट्टी में मिलाए जाएं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इतना लाल पीला हो गए थे, इतने गुस्से में आ गए, जैसे कि माफियाओं की पैरवी करने के लिए कोई हो तो वो पूर्व मुख्यमंत्री हो। ये कितना दुखद है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये बदलाव की जो लहर आई है, उत्तर प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, आप देखिएगा एक समय ऐसा आएगा, जो जिस बात से मैंने शुरुआत करी थी, लोग कहते हैं कि बीमारू प्रदेश से हो तुम, लोग कहेंगे उत्तर प्रदेश इज द नंबर 1 स्टेट in our country,
And that is the day we are waiting for. This is the dream that Narendra Modi ji has, and this is the dream that Yogi Adityanath ji will fulfill. गौरव जी, चूंकि अभी जिक्र आजम खान का हुआ, उनके घर पर भी ईडी पहुंची हुई है, तो ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, और संजय सिंह भी आम आदमी पार्टी से पिछले हफ्ते यहाँ आए थे, तो हर आदमी ये कह रहा है कि जो जिसको बीजेपी जिससे परेशान है या जिसको परेशान करना चाहती है अपनी पार्टी में ला जाती है, उसको वो ईडी भेज देती है। और उन्होंने आंकड़ा भी पेश किया संसद में, उन्होंने जो कहा था कि कोई कन्विक्शन रेट नहीं है पिछले 9 सालों से जो ईडी केस भी कर रही है। तो ये जो बार बार आरोप लगता है कि ईडी हो या सीबीआई हो, ये सिर्फ बदले की कार्रवाई कर रही है। चूँकि आप वकील हैं, तो इस पर ज़रा इस आरोप के बारे में आप क्या कहेंगे कि बार बार बदले की कार्रवाई से हो रही है? मिलन जी, मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने ये सवाल पूछा है। देखिए, है क्या कि पापी आप में बाय वन गेट वन फ्री की स्कीम लाने का समय है, शराब घोटाला करने का वहाँ समय है। और ये मैं नहीं कहता हूँ, कट्टर ईमानदार है पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, ये कहा गया था अरविंद केजरीवाल द्वारा। आज 6 महीने से ऊपर हो गया है। क्या ये सत्य नहीं है कि हम क्या कहते, छोड़िए, देश की न्यायालय ने उन्हें बेल नहीं दी। दूसरा तथ्य, अगर कोई काट सके तो काट ले। 14 पार्टियां सर्वोच्च न्यायालय गई, उन्होंने कहा ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। वो याचिका निरस्त हुई, खारिज की गई। तीसरी बात, सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस के समय में टिप्पणी करी थी कि सीबीआई जो है वो पिंजरे का तोता बना दिया इन्होंने। आज वो बाज बन गया है, वो भ्रष्टाचारियों को काटता है। जब भ्रष्टाचारियों को काटता है तो ये लोग छाती पीटते हैं। मैं तो ये कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी को किसने रोका है? सर्वोच्च न्यायालय जाएं। ये जितने मामले ईडी सीबीआई के चल रहे हैं, इन सबको निरस्त करा ले, क्योंकि कानून में राजनीतिक द्वेष से अगर कोई जांच हो रही है तो इसी आधार पे वो निरस्त हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है, आप देखिए, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे पार्था चैटर्जी हो, चाहे अभिषेक बैनर्जी हो, या भारत की राजनीति में सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी परिवार गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, तीनों बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप पे। सर्वोच्च न्यायालय गए थे ना, सोनिया गांधी खुद गई थी मिलन जी, उनको राहत नहीं मिली। एक बात जान लीजिए, ये जो टैक्स पेयर की गाड़ी कमाई है, ये जनता के हित के लिए है। मैं एक टैक्स पेयर हूं, मैं रुपया देता हूं, आप देते हैं, इसलिए देता हूं कि मेरा भाई मेरी बहन कहीं है अगर देश में, उसके हित के लिए लगाया जाए। ये हजारों करोड़ रुपया जनता का अंदर करके ये सोचे कि कार्रवाई ना हो, तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। रुपया भी पूरा वसूलेंगे, जेल में भी डालेंगे, और ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भ्रष्टाचार करने से पहले थर-थर कांपे कि भारत में रहना है तो ईमानदारी से रहना होगा। यही आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। नहीं, तो ये जो आप कह रहे हैं, हमने मान लिया कि कानून से काम हो रहा है, कोई बदले की भावना नहीं है। महाराष्ट्र ताज़ा उदाहरण है। तो जो आपके विरोधी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने एक वॉशिंग मशीन बना रखी है, वॉशिंग पाउडर है उसको, जो अजीत पवार अब आ गए, 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप था और अब वो आ गए बीजेपी में, और सरकार में भी, बीजेपी मतलब सरकार में शामिल हो गए। बंगाल में भी ऐसे ही हमारे पास उदाहरण, मतलब देश भर से इस तरह के उदाहरण मिलते रहते हैं। तो ये कैसे आप जस्टिफाई कर लेंगे? मान लीजिए अगर जो पहले वाली कार्रवाई है वो भ्रष्टाचार के विरोध में है। मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले तो चुनौती इसी मंच से दे के जा रहा हूं तक से, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का एक आदेश दिखा दें जहां पे सीबीआई ईडी की कार्रवाई किसी नेता के खिलाफ जो चल रही थी उसको निरस्त और रद्द कर दिया कि राजनीतिक द्वेष से। पहला। दूसरा, आपने कहा कि लॉन्ड्री मशीन कौन सी है हमारे पास। जनता तो ये कह रही है, भैया तुम इतनी गंदगी मचाते क्यों हो? हमारे पास लॉन्ड्री मशीन है कि नहीं है ये बात नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपने बात करी पश्चिम बंगाल की, मुकुल रॉय। मुकुल रॉय भाजपा में आए थे तो वो भ्रष्टाचारी थे, और आपको ये जानना चाहिए कि मुकुल रॉय जब भाजपा में आए उसके बावजूद भी
जो जांच एजेंसी थी उन्होंने नोटिस दिया और उनसे पूछताछ हुई और उसके बाद वो वापस टीएमसी में चले गए। तो अब कौन सी लॉन्ड्री मशीन है ममता दीदी के पास जिससे पूरी सफाई होगी? न्यायालय को अपना काम करने दीजिए, न्यायालय अपना काम करेगा। अगर किसी ने गलत किया है तो सजा देने का अधिकार आपका नहीं है, मेरा नहीं है, ये न्यायालय का है और जिसको सजा होगी वो जनता सब देखेगी। बीजेपी के प्रवक्ता जो भी इस मंच पर आए हैं वो काफ़ी तैयारियों के साथ आते हैं, अक्सर उनके साथ फाइलें, पेपर बहुत दिखता है, आपके साथ भी दिख रहा है मुझे। इन फाइलों में क्या कोई नीतीश कुमार की भी फाइल है क्या? क्योंकि उससे लेके बड़ा सस्पेंस रहता है। यहाँ के टॉप लीडर कुछ बोलते नहीं, स्टेट के लीडर अक्सर कहते रहते हैं कि अब वापसी होगी नहीं, लेकिन G20 की डिनर डिप्लोमेसी में तो हमने देखा है कि बॉडी लैंग्वेज क्या थी। क्या अभी भी आप लोग चाह रहे हैं कि नीतीश की वापसी हो जाए तो बेहतर हो? क्योंकि तमाम जो सर्वे आए हैं उसमें बिहार में बीजेपी की पोजीशन बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही। तमाम सर्वे आए और सर्वों को गलत अगर करके दिखाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने। उत्तर प्रदेश में 2017 का सर्वे देख लीजिएगा, किसी ने ये नहीं कहा था कि 300 का आंकड़ा पार कर देंगे। 2019 में मैं आपके चैनल का सर्वे भी दिखा दूं, आपने भी नहीं कहा था कि 303 सीटें आएंगी। 2022 में प्रचंड जीत होगी, ये भी किसी सर्वे ने नहीं बताया था। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हम लोग सर्वे पे नहीं जाते हैं, हम लोग सर्विस पे जाते हैं। अगर लोगों के लिए सेवा करेंगे तो उसका रिजल्ट ये होगा कि आपको आशीर्वाद मिलेगा। और जहां तक आपने बिहार की बात करी तो मैं ये बात जरूर कहूंगा कि पलटू राम नीतीश कुमार को ये बताना चाहिए, वो खुद आरोप लगाते थे जमीन दो नौकरी लो। ये जेडीयू के ट्विटर हैंडल से ट्वीट है और उसके बाद जाके वो चारा घोटाला करने वालों के साथ हैं। आज उनके खुद के मंत्री के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट होता है और मुख्यमंत्री से पूछा जाता है कि आपके मंत्री के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट है। एक मुख्यमंत्री कहता है मुझे पता ही नहीं। आप बिजली मांगोगे तो आपको गोली मिलेगी, नौकरी मांगोगे तो लाठी मिलेगी, प्रदर्शन करोगे तो मार देंगे। इससे ज्यादा दुखद क्या हो सकता है? और मैं हमेशा से कहता हूं, RJD का मतलब है रंगदारी, जंगल राज और डेकोइटी, और इसको कोई खत्म कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और आप अगले चुनाव में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का कमल हर जगह खिलेगा। नहीं, लेकिन इसके पहले जैसे आपने आंकड़े बताए, जो भी 2017 में भी प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की मॉरिशस में एक मुलाकात हुई थी। मॉरिशस में आप थे वहां पे? एक फोटो वायरल हुआ था 2017 में। उसके बाद उसी फोटो के ठीक महीने दिन के बाद ही वहाँ पे सरकार बदल गई थी, फिर वो बीजेपी के साथ आ गए थे। अब फिर से एक मुलाकात हुई, क्या अभी भी चांसेस हैं? अगर नीतीश कुमार आना चाहें तो क्या वेलकम करेंगे आप? देखिए, ये तय करने वाला किसी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता नहीं होता। एक बात जरूर कहूंगा, हमारी जो तैयारी है 2024 के चुनाव की वो बड़ी मजबूती से चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की 303 सीटों से ज़्यादा आएंगे और एनडीए की 400 सीटों से ज़्यादा आएंगे। आगे आप देखेंगे, जिस तरह से आपने देखा अजीत पवार हमारे साथ आए, इस तरह से बहुत सी चीज़ें बदलेंगी। क्योंकि अगर आप विपक्षी दलों से भी, आप तो सबसे मिलते रहते होंगे, दिल की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के साथ कार्य तो हर कोई करना चाहता है। हर नेता, चाहे विपक्ष में क्यों ना हो, वो भी ये जानता है कि भविष्य जो उज्जवल है, चाहे भारत का हो चाहे उनके दल का हो, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने के बाद ही होगा। 2017 की ये तस्वीर थी जिसमें मॉरिशस में राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन था, उसी में ये मुलाकात हुई थी और उसके बाद सरकार वहाँ बिहार में नीतीश कुमार इस तरफ आ गए थे। नहीं तो अभी की जो आप मुलाकात की बात कर रहे हैं वो आप जो डिनर हुआ है G20, नहीं, इसी के संदर्भ में बात कर रहे हैं ना? अच्छा, तो मैं इतना ही कहूँगा, देखिए लोकतंत्र में ये बहुत स्वस्थ एक बात है कि आप अगर मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है कि वो विपक्ष का है या हमारी पार्टी का है। जब G20 के सारे लीडर्स भारत की धरती पर आते हैं तो संदेश केवल एक होना चाहिए,
पूरा भारत एकजुट है। और ये बात मैं इस मंच से कहता हूं, ये मेरा विश्वास है मेरे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री जेपी नड्डा जी, श्री अमित शाह जी में। हम लाख बुराइयां विपक्षी नेताओं की कर लें, राहुल गांधी के लिए हम लोग कई बार कहते हैं आधार होता है तथ्यों पे कि ये गलत है, लेकिन अगर कोई बाहरी ताकत आ जाएगी और वो नुकसान पहुंचाना चाहेगी हमारे किसी साथी को, तो श्री नरेंद्र मोदी जी पहले व्यक्ति होंगे जो ये सुनिश्चित करेंगे कि उस नेता को कोई नुकसान ना पहुंचे, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, हम सब एक देश की संतान हैं और ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जो INDIA अलायंस है उसने एक सूची जारी की जिसमें 14 एंकर्स के नाम है और सवाल हुआ कि इनका वो बायकॉट करेंगे, बैन करेंगे, इनके शोज में वो नहीं जाएंगे। इसको लेकर पत्रकारों ने भी और तमाम संस्थानों ने इसकी निंदा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर दावा करते हैं कि आप जो है सेकुलरिज्म में विरोध अपनी आस्था रखते हैं, डेमोक्रेसी में अपनी आस्था रखते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बीजेपी भी इस पर खूब हमलावर हुई। जैसे ही बीजेपी इस पर सामने आई तो लोग बीजेपी के पुराने ट्वीट्स दिखाने लगे कि जब बीजेपी ने ये ऐलानिया करके कहा था कि हम इस संस्थान में अब अपना पैनल डिस्कशन में अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, तो एक बैन आपने भी किया, एक बैन उन्होंने भी किया, तो ये बैन आपका बैन कैसे अलग था और उनका बैन कैसे अलग है? मुझे तो पहले ये लगा कि आपकी संस्था को इस पे विचार करना चाहिए। अगर घमंडिया के सारे दल ये मानते हैं कि आपकी संस्था से आए हुए 2 एंकर अपनी पत्रकारिता ईमानदारी से नहीं कर पा रहे, तो ये प्रश्न चिन्ह आप पे है। और सुधीर जी जो आपके वरिष्ठ पत्रकार हैं चैनल में, मैं जब यहाँ आ रहा था तो अभी पता चला हाईकोर्ट ने उनकी जो गिरफ्तारी है उस पर रोक लगाई है। आज पूछा ये जाना चाहिए 14 वरिष्ठ एंकर्स पर आप बॉयकॉट कर देते हैं, क्या इससे अभिव्यक्ति की जो आजादी है, जो लोकतंत्र है, उसको मजबूती मिल रही है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है, आप दूसरों को क्या बॉयकॉट करेंगे जब देश की जनता ने आपको बॉयकॉट किया हुआ है? तीसरी सबसे बड़ी बात यह है, इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, और इसको भी अगर कहा जाए कि अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र का गला कोई घोट रहा है, तो वो घमंडिया के ये जो गुट हैं और कांग्रेस पार्टी है वो कर रहे हैं। मैं आपके बीच में बैठा हूं, आप जो सवाल चाहे आप पूछ सकते हैं। हमारी पार्टी में हमेशा सारी डिबेट में हम जाते हैं, कई चैनल हैं वो मीठा मीठा पूछ लेते हैं, कुछ चैनल है जो कड़वा कड़वा पूछ लेते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू। और सबसे अहम बात यह है, विदेशी धरती पर जाके राहुल गांधी कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र मर चुका है और लोकतंत्र को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ेंगे। अब अगर पत्रकारों का गला घोट के अभिव्यक्ति की आजादी को मार के वो सोचते हैं लोकतंत्र मजबूत होगा, तो ये उनकी सोच है। इतना ही कहूंगा, एक इंडियन एक्सप्रेस का केस है, सुप्रीम कोर्ट में आया था जब इमरजेंसी लगी थी, और उस न्यूज़पेपर ने एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट एक फ्रंट पेज ब्लैंक निकाला था। आज चिंतन इस बात पे होना चाहिए कि चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, गौरव सावंत हो और चाहे सुधीर चौधरी हो, सत्ता का दुरुपयोग भी करोगे और विपक्ष में आओगे तो भी गला घोटोगे लोकतंत्र का, यह कितना उचित है। और आपने एक बात और कही, आपने कहा भाजपा ने भी किया था। तो अगर मेरी जानकारी सही है, एक एंकर एक चैनल का जो कि चुनाव से, जब चुनाव का प्रचार चल रहा था, मार्च की बात है, उस दौरान गलत ट्वीट तथ्यों के साथ उसने किया था, और ये एक नीतिगत फैसला हमने किया था एज एन एक्सेप्शन।
उसके शो पे भाजपा के प्रवक्ता नहीं जाएंगे। इसकी तुलना 14 जो पत्रकार हैं और सारे के सारे सम्मानित चैनल हैं, उनका बॉयकॉट अगर आप कर देते हैं, उससे कैसे की जा सकती है? ये प्रश्न आपके लिए है, मेरी तरफ से। गौरव जी, अभी आपने थोड़ी देर पहले जनता की गाड़ी कमाई का जिक्र किया था। उसी गाड़ी कमाई को जिक्र करते हुए आपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया जिसमें आपने विजय माल्या का जिक्र किया था और कहा था कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान उनको पिछले लोन चुकाए बिना नए लोन दे दिए गए थे, और जिसके बाद विजय माल्या ने खुद प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह को शुक्रिया अदा किया था। तो ऐसा तो नहीं है कि उस वक्त के ही गाड़ी कमाई का जिक्र आपने कांग्रेस पर लगाया हो? अभी भी राहुल गांधी की तरफ से यानी कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जाते हैं कि अडानी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं जो राहुल गांधी कहते हैं उसको गंभीरता से नहीं लेता, और यहां बैठा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वजह भी बताऊं। 2019 के चुनाव से पहले चीख चीख के कह रहे थे चौकीदार चोर है। जनता ने ऐसा जवाब दिया कि कहीं के नहीं रहे, अमेठी भी हार गए थे। सर्वोच्च न्यायालय में एक माफीनामा है, एफिडेविट पे दिया है राहुल गांधी ने। उन्होंने अनक्वालिफाइड अपॉलॉजी, बिना शर्त के माफी मांगी कि मैंने झूठ बोला। उन्होंने कहा था सर्वोच्च न्यायालय ने भी मान लिया है कि राफेल के जो फाइटर जेट्स आए हैं इसमें घोटाला हुआ है, जो तथ्य गलत निकला। तो इसलिए मैं उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता हूं। ये सही है, वो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, और ये भी सही है अगर योग्यता के आधार पे आप कहें, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी को छोड़ दीजिए। मैं तो एक फुट सोल्जर हूं, एक सिपाही हूं। तक पे कभी सामने बैठा दीजिएगा, अगर 3 मिनट के अंदर वो मैदान छोड़ के ना भाग जाएं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब मैं आपकी बात का उत्तर देता हूं। गाड़ी कमाई, और ये सारे तथ्यों के साथ बता रहा हूं, आप वेरीफाई करिएगा। इंसॉल्वेंसी कोड आया, सुप्रीम कोर्ट का स्विस रिबन्स का जजमेंट है, जिसमें लिखा है करीब 2 लाख करोड़ रुपए जो लोन कांग्रेस के समय में दिए गए थे वो रिकवर किए इंसॉल्वेंसी कोड की वजह से मोदी जी की सरकार। 6.5 लाख करोड़ रुपया रिकवर हुआ है जो लोन कांग्रेस के समय में दिए गए थे, जिसका रीपेमेंट नहीं होता था। और जो ट्वीट की अभी बात हो रही थी, विजय माल्या का पत्र है, ही इज नॉट पेइंग द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ द अर्लियर लोन, और मनमोहन सिंह जी हस्तक्षेप करते हैं और उनको फिर से और लोन दे दिया जाता है, और धन्यवाद देता है वो मनमोहन सिंह जी का। एक बदलाव ये आया है देश में कि आज अगर आप मेहनत करके काम करना चाहते हैं तो साधनों की कोई कमी नहीं है। जैसे मुद्रा योजना है, हमने देखा किस तरह से 40 करोड़ से ज्यादा ऐसे लाभार्थी हैं जिन लोगों को लोन मिलेगा, और वो ईमानदार हैं। वो लोन लेते हैं तो उस लोन को काम में लगाते हैं और रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। लेकिन ऐसे धन्ना सेठ जिनकी पहचान गांधी परिवार से तार जुड़े होना था और उनको हजारों करोड़ रुपया जनता का दिया जाता था, उस प्रथा की अब समाप्ति हो चुकी है। और इस बात पे हमें चिंतन करना चाहिए कि कैसे ये बड़ा बदलाव आया है। इसके लिए जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जनता के लिए हमारे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारी जो हैं उनके लिए 1 रुपया नहीं है। आपने कहा कि आप राहुल गांधी को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि जनता अब उन्हें थोड़ा सीरियसली लेने लगी है? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनकी पहले इमेज थी उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिला है। कई सर्वे भी सामने आए हैं जिसमें 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के लिए उनको पीएम कैंडिडेट के लिए पसंद माना गया है, मतलब कैंडिडेट के तौर पर पीएम मोदी को टक्कर देने के योग्य माना जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि उस तौर पर आप क्या उस पर जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा होता है कि एक छात्र है वो पूरे साल पढ़ता है और एग्जाम में बैठता है और 100 में 100 नंबर आ जाते हैं। एक और छात्र है, वो पढ़ता लिखता नहीं है
वो कहता है मम्मी मम्मी मुझे ये बताइए, मुझे भी फर्स्ट आना है, सपना देखा है कैसे पूरा होगा। मम्मी कहती है रुकिए, मैं एग्जामिनेशन पेपर जो है वो मंगवा देती हूं, तुम आंसर याद कर लेना। सारे आंसर बन जाते हैं। रात में जब याद करने होते हैं तो वो व्यक्ति इतना आलसी है कि वो सो जाता है। तो मम्मी कहती है चिंता ना करना, मैं टीचर से बात करती हूं, मार्क्स अच्छे आएंगे तुम्हारे। लेकिन मार्क्स अच्छे नहीं आते। जो रिपोर्ट कार्ड होता है लोकतंत्र में, वो इलेक्शन के दौरान जब जनता वोट करती है उसके बाद आता है। अब राहुल गांधी की विश्वसनीयता बढ़ी है, घटी है, कम हुई है। पहले 30% थी, अब हो सकता है 10 हो, पता चल जाएगा, कुछ महीने की बात है। लेकिन असूलन एक बात कहूंगा, अगर कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत होती तो वो अकेले डट के खड़ी होती, कहती भारतीय जनता पार्टी को हराने का जज्बा मादा हम में है। लेकिन वो जो पार्टी कभी सीटें बांटा करती थी क्षेत्रीय दलों को, आज भीख का कटोरा लेके कहती है उत्तर प्रदेश में 5 दे दो, पश्चिम बंगाल में 2 दे दो, बिहार में 3 दे दो, मुझे जीने दो। ये इसलिए है क्योंकि वो अंदर से कमजोर है और ये बात वो जानते हैं। और आप देखेंगे जब 2024 का परिणाम आएगा तो ऐसा हो सकता है कि इस बार अगर वायनाड से लड़ें तो वायनाड से भी चुनाव हार जाए। और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। मैं वो कागज लाया हूं, लेकिन क्योंकि मुझे याद है पार्लियामेंट में इस व्यक्ति की अटेंडेंस है अराउंड 47%। इनको ये नहीं पता है 15 साल में कि लोकसभा की सीटें कितनी होती हैं। विदेशी धरती पे जाके कहते 546। इनसे कोई प्रश्न पूछता है कि गरीबी क्यों है तुम्हारे देश में, तो ये कहते गरीबी एक मानसिकता है, गरीबी एक परेशानी नहीं है। ये भूल जाते हैं कि दादी जी ने 1970 में कहा था गरीबी हटाओ, वो गरीबी हटी नहीं। मोदी जी आए, 13.5 करोड़ जो भारतीय थे वो गरीबी रेखा के ऊपर आ गए। और ये वो व्यक्ति हैं जिनसे पूछा जाता है कि आपका उपनाम हटा दें तो आपकी योग्यता क्या है, तो ये कहते हैं डायनेस्टी इज अ नॉर्म इन इंडिया। नो मिस्टर राहुल गांधी, डायनेस्टी इज नॉट अ नॉर्म इन इंडिया। हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, डेडिकेशन, पेट्रियोटिज्म इज अ नॉर्म इन इंडिया। अगर आप में ये गुण है तो आप भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और जो लोग उपनाम की बैसाखियों से चलते हैं, वो एक जो धावक होगा, जो योग्यता से, मेहनत से दौड़ रहा है, उसे कभी पछाड़ नहीं सकते। आपने कहा कि आप राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते हैं और उसकी वजह भी बताइए। आपने कहा कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आलस भरा हुआ है, सोते रहते हैं, रिपोर्ट कार्ड खराब आता है। अब इस आलस को अगर आप भारत जोड़ो यात्रा से देखेंगे तो 4000 किलोमीटर चल लिए, उसके बाद जब रिपोर्ट कार्ड आया, और सीरियस इसलिए भी लेना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने कहा 40% सरकार आपकी सरकार चली गई और 136 सीटों के साथ एक अच्छी खासी, जिसे प्रचंड बहुमत कहा जाता है, उससे सरकार भी बन गई, कहा जाता है उससे मोमेंटम भी बन गया। इसको तो स्वीकारना चाहिए ना। अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई है तो हमें स्वीकारना चाहिए। और बात आती राज्यों की, तो राज्यों में जहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, सीधे सीधे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, तो वहां पर कांग्रेस के चांस तो है ना। चाहे हम हिमाचल की बात करें, हमें यह भी मानना चाहिए कि गुजरात में आप जीतते हैं, लेकिन आप कर्नाटक और हिमाचल को भी तो स्वीकार करिए। देखिए, ऐसा है कि मेरे दिल के अंदर अगर आप झांकेंगे गहराइयों में और डूबेंगे नहीं, तो आप ये देखेंगे कि राहुल गांधी को मैं तो चाहता हूं कि वो खूब प्रचार करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये बहुत फायदा करता है। और वजह क्या है कि एक तरफ कर्तव्य परायण, ईमानदार, मेहनती श्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ आलस्य के वायरस से ग्रसित राहुल गांधी, तो ये तो हमें लाभ होगा। और जब आप कहते हैं प्रदेश के नतीजे, तो मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि चाहे वो कर्नाटका हो जहां मैं खुद था चुनाव प्रचार में, चाहे हिमाचल हो, भारत की जनता इस बात की कायल है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहां हारी भी तो भी हमने ईवीएम पे ठीकरा नहीं फोड़ा, हमने अपनी हार स्वीकारी। लेकिन मत भूलिए, गुजरात में इतिहास रचा गया।
ये मत भूलिए कि 35 साल बाद उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की किसी पार्टी की सरकार दोबारा आई। उत्तराखंड, जहां लोग कहते थे कि हर बार 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, पुनः भारतीय जनता पार्टी आई। गोवा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। इसके अलावा आप ये मानेंगे कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो अलग मुद्दों पे होता है। नेशनल सिक्योरिटी है। आप विश्व में भारत की छवि कैसी बनाते हैं, क्या स्थान मिलता है भारत को, इस पे होगा। जो मूलभूत जरूरतें हैं नागरिकों की, उनका सशक्तिकरण कैसे होगा, इस पे होगा। और मैं कहूंगा अभी G20 हुआ, आपने देखा भारत में राहुल गांधी कहते हैं चौकीदार चोर है, विपक्षी दल के नेता कहते हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी, लेकिन जो विश्व के नेता हैं, चाहे जो बिडेन हो, चाहे ऋषि सुनाक हो, चाहे इटालियन प्राइम मिनिस्टर हो, सब कहते हैं मोदी जी इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। मोदी जी आज वो व्यक्ति हैं जो हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं, क्योंकि अगर भारत का नाम ऊंचा होता है तो ये तो हम सबके लिए गर्व की बात है। और इसीलिए जब पार्लियामेंट के चुनाव होंगे तो वो अलग मुद्दों पे होंगे और बहुत ईमानदारी से पिछले 10 साल का जो हमारा रिपोर्ट कार्ड होगा जनता के बीच में रखेंगे। हम में मादा है और बड़ी उपलब्धियां, मुझे याद आता है अभी चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च हुआ। इससे पहले चंद्रयान 2, याद करिए के सिवान जी थे, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन प्रधानमंत्री पिता तुल्य होते हैं। उन्होंने जिस तरह से के सिवान को गले लगाया, उसमें एक भाव छिपा था, एक बड़ा संदेश था। गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। प्रयास करिए और आप सफल होंगे। और मेरा ये मानना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सीखते हुए ये जो सेंचुरी है, ये भारत की सेंचुरी है। भारत को कोई पीछे नहीं कर सकता है और इसमें अग्रणी भूमिका कोई निभा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी एंड द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं यहाँ पे पंजाब को जोड़ना चाहूँगी। 2019-2022 की मैं बात करूँ तो कभी पंजाब के लोगों ने बीजेपी को अपनाया ही नहीं। आप देखिए ना, सनी देओल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और हालात ये है कि उस सुपरस्टार का भी पंजाब में विरोध हो रहा है। बोले ही नहीं किसान आंदोलन पर। नहीं, देखिए पंजाब पे मैं इतना ही कहूँगा कि आप अगर कहती हैं लोगों ने अपनाया नहीं, तो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखना होगा। कोई भी राजनीतिक दल होता है, उसको बड़ा होने में समय लगता है और हमारे पास वहाँ पे गठबंधन के साथी अकाली दल थे जो मुख्य भूमिका में थे। अब हालात अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे ज़मीन पर कार्य कर रही है, हम जनता के साथ जुड़ रहे हैं। हमें ये यकीन है कि पंजाब में भी आप देखेंगे कि ये जो पापी आपकी सरकार है ये भी बदलेगी और लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी जीत मिलने जा रही है। इसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि मैं खुद एक पंजाबी हूँ। ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो पंजाब से लोग आते हैं जो कि मोहब्बत करते हैं वतन से। तो अगर भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सबसे पहले कहती है देश हित सर्वोपरि, फिर दल का हित और फिर हमारा अपना हित, तो जो पंजाब की जनता है वो हमसे क्यों नहीं जुड़ेगी? बिल्कुल जुड़ेगी। बिल्कुल, लोग देश को मोहब्बत करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बीजेपी को नहीं अपनाया, ये बात मुझे लगता है आपको माननी चाहिए। आप देखें ना, 2014 के चुनाव देखें, पूरे देश में मोदी की लहर। आम आदमी पार्टी को मौका दे दिया। अगर आम आदमी पार्टी की पूरे देश में सीटें आई, 4 सीटें पंजाब से, लोगों ने आम आदमी पार्टी को मोहब्बत कर ली। देखें ना, आम आदमी पार्टी की सरकार भी है, वो भी तो नई पार्टी थी। नहीं, लोकसभा में अगर मैं आपको सही बता पा रहा हूं तो कि 1 सीट पे आ गए थे आम आदमी पार्टी लोकसभा में 2019 में। हाँ, 1 सीट पे। और दूसरी बात है, देखिए किसी भी जो रिलेशनशिप होती है इसका टेस्ट ही यही होता है कि आप कितनी शिद्दत से
जो है अपनी जनता जो है उससे मोहब्बत करते हैं और उसका दिल जीतने का प्रयास करते हैं। अगर एक चुनाव है, दो चुनाव है, आपका ये मानना है कि जनता ने हमें उस तरह से समर्थन नहीं दिया, कोई बात नहीं। हम ये जानते हैं कि पंजाब की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होगी और जैसा मैंने कहा 2024 के चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपार सफलता मिलने जा रही है। सरकार बनती देख रहे हैं पंजाब में कभी? अभी थोड़ा सा दूर है, पापी आपको हटाएंगे जरूर, इतना जरूर कह रहे हैं। सर, हरियाणा में बीजेपी को लेकर क्या माहौल आप देख रहे हैं? नहीं, हरियाणा में तो देखिए जनता ने जिस तरह से हमें आशीर्वाद दिया है, हमें यकीन है कि खट्टर जी के नेतृत्व में हमें पुनः आशीर्वाद मिलेगा और जिस तरह का विकास हरियाणा तक पहुंचा है, केंद्र से सहायता मिली, वो अकल्पनीय है, इससे पहले कभी हुआ नहीं। और जहां हम अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पे कह रहे हैं कि पुनः हम आएंगे, दूसरी तरफ जो खबर आ रही थी कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम वहां भी चुनाव लड़ेंगे और एक तरफ घमंडिया जो है एकजुट होती है और कहती है हम सब एक हैं। तो आज प्रश्न ये है कि ये जो घमंडिया है इसमें इतना विरोधाभास क्यों है? दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में पापी आप कह रही है हम चुनाव लड़ेंगे और फिर एक साथ भी दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की खूबी ये है कि हम लोग एक नीतिगत तरीके से विचारधारा के आधार पे फैसले लेते हैं और इसीलिए जनता का जो विश्वास है वो हम में बरकरार रहता है। तो विश्वास हरियाणा के लोगों का लगातार जो है वो टूटता जा रहा है बीजेपी से। हरियाणा के लोगों का सवाल है जो आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। बोलते हैं कि इस धरती में हम बोलते थे राम राम जय श्री राम, हम अपने गांव देहात में देख रहे हैं। नूह में यहाँ पर हिंसा हो गई, 2014 में यहाँ पर जाट वर्सेज नॉन जाट हुआ, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई। आप किसानों को देखें कि दिल्ली बॉर्डर पर वो बैठ के गए हैं। कितने किसानों ने हरियाणा के जो थे या पंजाब के थे, यहाँ से उनकी लाशें गई हैं। आप गुस्सा देख सकते हैं हरियाणा के लोगों का। बीजेपी नेता जब किसान आंदोलन के बाद गए थे ना सर, खुद सीएम का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया था। आज भी आप देखिए कि जहां जहां ये बीजेपी नेता जा रहे हैं, चाहे जेजेपी नेता भी जा रहे हैं, उनका कितना विरोध हो रहा है। अब माहौल थोड़ा थोड़ा ऐसे हुआ कि कोई नेता आ जाएं और वो चले जाएं। देखिए, आपने नूह हिंसा की बात करी है, मैंने पूरे राज्य की बात की, हर मसले की, खेती किसानी से लेकर धर्म से लेकर। आपने कुछ मुद्दे उठाए हैं तो कम समय में प्रयास करूंगा कि हर बात का जवाब दूं। सबसे पहले नूह हिंसा में कांग्रेस के एमएलए की गिरफ्तारी हुई है और लोग कहते थे कि ऐसा व्यक्ति है जिसकी विचारधारा राइट विंगर की है, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। कानून अपना काम कर रहा है। ये पहली चीज़ ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो होती है वो कानून के हिसाब से कार्य करती है। दूसरी बात आपने किसानों की करी। किसानों पे मैं आपको बताऊं, जितना काम श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और खट्टर जी की सरकार ने किया है वो किसी ने नहीं किया। कई बार नाराजगी इसलिए भी होती है कि आप उसी से उम्मीद लगाते हैं जिससे आपको लगता है कि मेरी उम्मीद पूरी होगी। और ये मैं क्यों कहता हूं, आप बताइए। मैंने आपको एमएसपी के बारे में बताया। एमएसपी की रिपोर्ट स्वामीनाथन कमीशन ने दी, 7-8 साल डस्टबिन में पड़ी रही। लागू किसने करी? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वामीनाथन जी का खुद का लेख है। 2,55,000 करोड़ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का मैंने आपको बताया है। इसके अलावा आप सॉइल कार्ड ले लीजिए। आप जो आवश्यकता किसानों की होती है वो अगर कोई पूरी करता है तो भारतीय जनता पार्टी और जो केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकारें वो करती हैं। मैं आपको अब एक और चीज बताता हूं। किसान ये भी पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ जहां चुनाव आने वाले हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान, कांग्रेस का मैनिफेस्टो निकालिएगा। उस मैनिफेस्टो में यह लिखा है कि वृद्ध किसानों को पेंशन दी जाएगी, नहीं दी गई। उसमें लिखा है कर्जा माफी होगी और मैं वो कागज लेके आया हूं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं। करीब 19,000 किसान राजस्थान में ऐसे हैं जिन्होंने लोन लिया और जब उसका रीपेमेंट नहीं कर पाए तो उनके खिलाफ वारंट निकाला गया और उनकी जमीन जो है उसे जब्त कर लिया गया। ये असेंबली में जवाब दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भी यही हाल है। मैं फर्क ये दिखाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने
किसानों के लिए जो कर दिखाया है वो कोई कर नहीं सकता है। और हम ये मानते हैं कि भारत की रीढ़ अगर कोई है तो वो किसान भाई बहन है, और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्य करती रहेगी। और हरियाणा को लेके मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, हरियाणा में सबसे बड़ी बात जो हमने देखी है, वहाँ स्वाभिमानी व्यक्ति बहुत हैं, और स्वाभिमान को उनके ठेस ना पहुँचे ये सुनिश्चित अगर किसी ने किया है तो हमने किया है। अगर कहीं कोई त्रुटि है तो उस त्रुटि का समाधान भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। आपने राजस्थान का जिक्र किया, तो राजस्थान में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, और आज मैं एक रिपोर्ट तैयार कर रही थी, एक ओपिनियन पोल आया है, उसके मुताबिक उसमें राजस्थान को 87 से 97 तक सीटें मिल रही है, बीजेपी को सिर्फ 87 से 97 तक, और वजह बताई गई है कि वसुंधरा राजे को फ्रंट पे नहीं लाया जा रहा। क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि कभी कभी लगता है कि तक को ज़्यादा पता है और हम लोगों को कम पता है। सर्वे पे आपका सम्मान करते हुए, आपका अधिकार है, आप सर्वे निकालिए, और सर्वे आते रहने चाहिए, मन लगा रहता है, मनोरंजन भी होता है, हम लोग भी आके चर्चा कर लेते हैं। लेकिन राजस्थान पे आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। हाईएस्ट नंबर ऑफ रेप्स in the country, according to the NCRB data of 2021, which was the last data released, 6,310। जो विपक्ष महंगाई की बात करता है उनसे पूछिएगा, राजस्थान में श्री गंगानगर में पेट्रोल कितने का है? पूरे भारत में सबसे महंगा है। यह भी पूछिएगा, सबसे ज्यादा बड़े प्रदेशों में बेरोजगारी दर कहां है? करीब 26 से 28% इस साल और पिछले साल का। सवाल मेरा वसुंधरा राजे पे था। मुस्कुराहट आपकी बहुत अच्छी है, मैं ये कहूंगा कि इतना जो तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? मेरी बात तो पूरी हो जाए, मेरा अधिकार मत छीनिए मुझसे। मैंने आपको तीसरा पैरामीटर बताया। चौथा, बेरोजगारी दर 26% राजस्थान में है, और वो लोग कहते हैं कि हम लोग बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे। उत्तर प्रदेश में 4.5%, उत्तराखंड में 2.5%। क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि जहां 26% है वो लोग कैसे बात कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों की जहां कम है? और इसके अलावा आप देख लीजिए जो स्टेट की फिस्कल हालत होती है, आज राजस्थान कर्ज में सबसे ज्यादा डूबा हुआ है। वो क्यों? क्योंकि उनको अब जो है याद आया है कि जनता का हित करना है, और 4.5 साल वो करीब कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे, उनको जगाया गया। तो इसलिए राजस्थान में वसुंधरा जी की आपने बात करी, और मेरी याददाश्त गजनी नहीं हूं मैं कि राहुल गांधी की तरह भूल जाऊं, लेकिन मैं उत्तर अपने तरीके से देना चाहता था। वसुंधरा जी बहुत ही सम्मानित नेत्री हैं हमारी पार्टी के, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और जो उनकी कमिटमेंट है हमारी पार्टी के लिए उसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से एकजुट होकर मेहनत करके ऐसा चुनाव लड़ेगी कि इतिहास रचा जाएगा। और मैं इतना ही कहूंगा मिलिंद जी से, मुझे पुनः बुलाइएगा। राजस्थान में डंके की चोट पे कह के जाता हूं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आप ही की पार्टी के वसुंधरा राजे के खास माने जाते हैं कैलाश मेघवाल, देवी सिंह भाटी से लेके और एक दो नेता और हैं जो कि गहलोत से मिल रहे हैं। आने वाले टाइम में वो उनका कहना यह है कि वसुंधरा राजे को हमारी जो वसुंधरा राजे उनको साइडलाइन किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में ये चलन बिल्कुल भी नहीं है कि फलाने का खास फलाना है। जो जमीन पे कार्यकर्ता काम कर रहा है वो भी मेरा भाई है, मेरी बहन है, और उसका सम्मान मेरी जिम्मेदारी है। यहां पे गुट नहीं होते हैं, हम सब एक साथ एकजुट होके लड़ते हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी दहाड़ती है तो जो कमजोर दल हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं कि आओ हम सब मिल जाएं, 100 दगे कारतूस मिलेंगे तो ये जो बम का गोला आने वाला है इसको चुनौती दे पाएंगे, पर ऐसा होता नहीं। गौरव जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कमल हर जगह खिलेगा। मध्य प्रदेश में पिछले 6 महीने में 40 से ज़्यादा नेता बीजेपी पार्टी छोड़ चुके हैं। मुझे उत्तर प्रदेश याद आ जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी भाग के गए थे, और
इसी तरह से और भी मंत्री जो थे, जो मलाई खा चुके थे, वो भाग के गए थे। लेकिन जब नतीजे आए तो पुनः भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। क्या यही कारण तो नहीं है कि पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व को मध्य प्रदेश में डेरा डालना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा होता है कि जब आपके पास मजबूत नेतृत्व होता है तो वो हर जगह जाता है और ये स्वाभाविक है। चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जिनके पास मजबूत नेतृत्व है नहीं। और मैं बताऊं आपको, कांग्रेस के लीडर ये कहते हैं कि भैया ये जो सेंटर से आ रहे हैं ना, इनको मत भेजो। ये कुंभाराम योजना को कुंभकर्ण योजना ना बता दे, उल्टा पड़ जाएगा। तो इसलिए हमें तो गर्व है कि हमारे नेता जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। यहां कोई बड़ा नेता छोटा नेता नहीं है, हम सब बराबर हैं। और जो ऊर्जा पैदा होती है वो ऊर्जा बाद में चुनाव के नतीजे में बदल जाती है और हम प्रदेश का चुनाव जीत जाते हैं। गौरव जी, इंडिया नाम को लेकर बड़ी चर्चा है और अभी G20 में भी उसका असर दिखा कि प्रधानमंत्री जी के सामने जब डेस्क पे भारत लिखा हुआ था, आरोप ये लग रहे हैं कि इंडिया बनाने के बाद, जब से इंडी अलायंस, जिसको पीएम साहब ने अभी कल बोला है कि इंडी अलायंस है, इंडी घमंडिया गठबंधन, तो वो बनने के बाद से बीजेपी घबरा गई है और भारत नाम बदलने पर लगी हुई है। क्या बोलेंगे आप इस पे? आपको G20 के दौरान प्रधानमंत्री जी को देख के लगा वो घबराए हुए थे? आप देखिए, भाजपा का प्रवक्ता हूं मैं, बैठा हूं, क्या मैं घबराया हूं? मेरे पैर तो कांप नहीं रहे। मैंने तो चुनौती दी कि राहुल गांधी को सामने बैठा दीजिए, 3 मिनट में अगर वो छोड़ के ना चले जाएं तक का स्टूडियो, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मैं एक बात बताता हूं आपको, आपत्ति किस बात पे है? हर व्यक्ति को अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो अनुच्छेद 1 है, हिंदी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया, अंग्रेजी में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अब अगर प्रधानमंत्री जी ने भारत लिख लिया तो इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप मुझे ये बताइए, जनता तो ये पूछ रही है, आपके देश के लिए कोई कहे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उसका समर्थन करने राहुल गांधी चले गए थे। इन लोगों को कोई हक है कि ये भारत या इंडिया पे बात कर सके? एक हफ्ते पहले की बात है, राजस्थान की अभी महिला पत्रकार पूछ रही थी मुझसे, वो पुष्टि कर देंगी, कांग्रेस की एक बैठक चल रही थी राजस्थान में। वहां पे एक कार्यकर्ता ने नारा लगाया, भारत माता की जय। उसको ऐसे डपट दिया गया, बैठो, भारत माता की जय नहीं, कांग्रेस की जय बोलो। और ऐसा ही 5 साल पहले राजस्थान में हुआ था, एक लीडर ने कहा भारत माता की जय, तो कांग्रेस के लीडर ने कहा भारत माता की जय नहीं, सोनिया माता की जय बोलो अगर इस पार्टी में रहना है तो मैं इतना ही कहूंगा, कोई हमारे देश के खिलाफ नारा लगाए और उसके साथ अगर कोई नेता खड़ा है तो धिक्कार है ऐसे नेता पे, और इसीलिए जनता जवाब दे रही है। राजस्थान के बारे में आपने कहा कि गुटबाजी नहीं है। गुटबाजी की चर्चा 2018 के बाद से होती रही है और कैलाश मेघवाल ने गुटों के नाम भी ले लिए हैं, पुनिया गुट, राठौड़ गुट, और यहाँ तक कहा है कि वसुंधरा राजे को कई मंचों पर बेइज्जत भी किया गया। और मोदी के मंचों पर पिछले दिनों जैसे कि कार्यक्रम हुए, उसमें उनके प्रेजेंस भी दिखाते हैं कि वसुंधरा राजे को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि मेरे लिए ये मायने रखता है कि वसुंधरा जी ने क्या कहा। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है कि एक निष्कासित पार्टी का कार्यकर्ता क्या कहता है मैं उस पर टिप्पणी करूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, जो बात मैं कह देता हूं वो भारतीय जनता पार्टी की बात होती। तो इसलिए अगर हम एकजुट हैं तो भी परिणाम दिखा देगा, अगर हम में फूट पड़ी है तो भी परिणाम दिखा देगा। मैंने डंके की चोट पे कहा है इस मंच पर कि राजस्थान में सरकार
भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। गौरव जी, जो इंडिया और भारत को लेकर बातचीत हो रही है, दरअसल वो चर्चा बड़ी है। साल 2004 में आपकी पूर्व पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जब ये संशोधन लाने की बात करी गई तो उसमें सर्वसम्मति से ये पास तो करा लिया गया, लेकिन उस समय बीजेपी ने वॉकआउट किया था। उसमें जब जोड़ा जाता है, आप मुझे मालूम है पेपर दिखाएंगे, लेकिन उसमें लिखा हुआ है, मैंने भी पढ़ा उसे, कि सर्वसम्मति से जो लोग मौजूद थे उन्होंने पास कराया और बाकी बीजेपी ने वॉकआउट किया। इसमें एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ क्योंकि आप काबिल वकील हैं, तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन के दौरान गया तो गृह मंत्री के द्वारा, जो उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने कहा ये इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसके साथ साथ जब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आती है तो उसमें 2020 में भी लिखा जाता है कि इस पिटीशन का कोई मतलब नहीं है। तो अब आप दो तरफ खेल रहे हैं, मतलब एक जगह ये है कि साहब की जब आप विपक्ष में थे तो आपने कहा ये बेकार की बात है, दूसरी तरफ आपकी सरकार थी तब जो सुप्रीम कोर्ट में मामले गए उसमें कहा कि ये सब बेकार की बात है, और अब ये जो है वो मतलब की बात रह गई है। देखिए, आपने दो बातें कही। सबसे पहले तो आज तक की डिबेट पे ही मैं बैठा था, कांग्रेस की प्रवक्ता थी और उन्होंने भी यही बात उठाई थी। लल्लन टॉप आप ही के चैनल का सिस्टर कंसर्न है, सौरभ द्विवेदी जी ने उस पर कुछ टिप्पणी करी है और जिससे मैं सहमत हूं। भारत नाम होना चाहिए, इस एजेंडा पर भाजपा ने वॉकआउट नहीं किया, समर्थन किया। उस दिन की जो कार्रवाई थी उसमें कई अलग अलग विषय थे। एक विषय उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से मिला जुला था, उस इशू पे वॉकआउट हुआ। जब ये प्रस्ताव पारित हुआ तो भाजपा ने इसका समर्थन किया और ये सर्वसम्मति से पास हुआ। ये प्रोसीडिंग मेरे हाथ में है, जब ये चर्चा खत्म हो जाएगी तो ये देख लीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन की बात करी, दो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई। दूसरी पिटीशन आप पढ़िएगा, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस नहीं किया, उसने कहा ये जो आपने निवेदन किया है इसको आप सरकार के पास लेके जाइए। तो इसलिए ये कहना भी गलत होगा कि ये इशू जब सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आया तो उसको डिसमिस किया गया। और वैसे मैं आपको कानून का ज्ञाता होने के नाते एक बात बता दूं, ये न्यायपालिका का विषय ही नहीं है। ये जो विषय है ये सरकार से संबंधित है, कार्यपालिका से संबंधित है, और संविधान में क्या बदलाव होंगे या यथास्थिति बनी रहेगी, ये तय जो है वो जो रूलिंग पार्टी होती है, ट्रेजरी बेंचेस होती है, ये तय करता है। एक सवाल और है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो चर्चा बहुत तेज़ है और उस पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में कमेटी भी बन गई है, लेकिन सवाल वही तैरता है कि जिस तरीके से जो सरकारें अभी बनी हैं क्या वो बर्खास्त हो जाएंगी? क्योंकि आप जानकार हैं इसलिए मैं जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि ये जो हो रहा है ये ऐसा तो है नहीं एक्सरसाइज 2-4 महीने में हो जाएगी, इसमें समय लग सकता है। क्या ये इतना ईजी है कि तमाम जो पार्टीज हैं, उनकी सरकारें हैं, उनको मना लिया जाए? देखिए, ऐसा है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरी गुड आइडिया एंड यू कैनॉट कीप असाइड एन आइडिया ऑफ विच टाइम हैज कम। ये जो वन नेशन वन पोल की बात हम लोग कर रहे हैं, हमें समझना होगा ये किसी पे थोपा नहीं जा सकता है। इसके लिए संविधान का संशोधन आवश्यक है। संविधान का संशोधन जो प्रक्रिया है उसी के तहत हो सकता है, जैसे अनुच्छेद 370 के मामले में हुआ। लेकिन ये बात सत्य है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों में 15 अगस्त का भी जो उनका भाषण था उसमें इस बात की चर्चा करी कि एक देश एक चुनाव से कई लाभ हैं। पहला लाभ खर्चा कम होगा, दूसरा लाभ आप इलेक्शन मोड में पूरे साल नहीं हो सकते हैं, आपको जनता की सेवा करनी है, एक बार चुनाव होगा उसके बाद आप सेवा करेंगे। तीसरी, डिप्लॉयमेंट ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। और एक उदाहरण अगर मैं सही आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र का है, जहां 365 में 300 दिन मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा रहा, क्योंकि किसी ना किसी चुनाव में जो है मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाता था। इसके साथ हमें एक और बात याद रखनी चाहिए, एक स्टैंडिंग कमिटी थी, इससे पहले भी अध्ययन हुआ है और हर बार सिफारिश ये हुई है कि वन नेशन वन पोल
इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। तो गुणवत्ता के तौर पे विपक्ष को ये हक है कि वो बताएं कि इसका विरोध या इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये सालों साल से जब बात उठ रही है तो विपक्ष क्या सो रहा था, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा। और मैं आपको बताऊं, कोई भी मुद्दा आता है, चाहे अनुच्छेद 370 हो, चाहे वन नेशन वन पोल हो, चाहे जीएसटी लागू करना हो, हर बार छाती पीट लेना, हर चीज का विरोध करना, ये अच्छी राजनीति नहीं है। आपको गुणवत्ता के तौर पे प्रोज एंड कॉन्स, वाई आर वी सपोर्टिंग एक्स एंड वाई आर वी अपोजिंग वाई, ये बताना जरूरी है और ये विपक्ष कभी नहीं बताता। गौरव जी, जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि हमने आज एक कोशिश करी कि हमने अपने जो भी वर्चुअल स्पेस पर साथी हैं उनको बताया कि आप आ रहे हैं, तो उनके सवाल को भी हमने इंक्लूड किया है। तो हरेंद्र जी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। देखिए, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी इज एन एक्सेलेंट कम्युनिकेटर और हर लीडर अपने हिसाब से संवाद करता है। और मुझे याद भी है कि 2019 के चुनाव से पहले ऐसा कोई चैनल नहीं था जिसका रिपोर्टर प्रधानमंत्री जी से सवाल ना पूछ रहा हो और उत्तर ना मिल रहा हो। किस फॉर्मेट में किस व्यक्ति से कैसे बात होगी, मैं समझता हूं ये क्षेत्र अधिकार एक नेता का होता है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और अगर जनता को इस पे बड़ी आपत्ति होती तो 2019 में पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री ना बनाती और 303 सीटें ना देती। नीलम सैनी और इसके साथ साथ असजद खान दोनों का ही एक सवाल है, 15 लाख रुपए हमारे खातों में कब आएंगे। देखिए, मैं आपको ये बता सकता हूँ, 27 लाख करोड़ रुपए जब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थियों को जाते हैं ना, तो वो भी हमारे किसी भारतीय भाई बहन का ही भला होता है। 10 लाख करोड़ रुपए जब यूरिया की सब्सिडी होती है तो जो लोग कहते हैं किसानों का हित होना चाहिए, उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह से जब एक एक पैसा जनता के हित में लगाया जाता है, कांग्रेस के शासन में तो राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसे पहुंचते हैं, वो नहीं है अब। ये छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। अगर आज आपको ईश्वर ने इतना आशीर्वाद दिया है कि आप संपन्न हैं और किसी और व्यक्ति का भला हो रहा है, जिसको खाना चाहिए, जिसको नौकरी चाहिए, जिसको साधन चाहिए, और उसको हम मजबूत कर रहे हैं, तो यही एक इकलौता तरीका है जिससे देश आगे बढ़ेगा। और मैं एक बात जरूर कहूंगा, कोविड का संकट आया, कोविड की महामारी में एक सोच ऐसी आई कि शायद ही हम कभी ऐसे सामने रूबरू हो पाएंगे। 220 करोड़ टीके लगे। आप किसी से पूछिएगा, मैं आज तक पे आता था, वो कहते थे 100 करोड़ टीके लगा देंगे आप, कैसे, कब? जिस व्यक्ति ने जो असंभव था उसे संभव किया, वो श्री नरेंद्र मोदी जी थे। अब मैं पूछूंगा अपने भाई से, ठीक है, आपकी सोच ये है कि मेरे अकाउंट में 15 लाख आए, हमारी ये सोच है कि जिसको जरूरत हो उसके पास सरकार की तरफ से रुपया, उस साधन और अवसर मिलते रहें। उस इंजेक्शन की क्या कीमत है, आप मुझे बताइए, जिससे आपका परिजन आज जीवित है और स्वस्थ है और आपके 140 करोड़ जो भारतीय हैं वो स्वस्थ हैं। 80 करोड़ लोगों को राशन 3 साल तक मुफ्त देना, वो क्या था, ये पूछा जाएगा। फिरोज ने पूछा है कि देश में चुनाव आते ही सीमा पर तनाव क्यों शुरू हो जाता है, ऐसा क्यों, ये संयोग है या प्रयोग? मैं इस प्रश्न को ही बेईमानी मांगता हूं। आप अपमान कर रहे हैं उस जवान का जो अपनी जान पर खेल के भी आपकी सरहद को सुरक्षित रखता है, जो आपके घर में शादी हो यह सुनिश्चित करने के लिए जब उसके घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो नहीं जाता, आप कहीं पे पार्टी कर सकें उसके लिए वो जब बुखार भी होता है तो वो सरहद पे खड़ा होता है। ये बेईमानी है उसके साथ,
क्योंकि मेरा ये विश्वास है, खाता ना वही जो देश की सेना कहे वो सही। चुनाव को देख के इस तरह की जो गतिविधियां हैं, ये जो हमारे विरोधी देश हैं ये नहीं करते, उनको तो मौका चाहिए। और इससे मुझे याद आता है, एक सोच देश में ये भी है, राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी वीर सेना चीनी सेना से पिट गई। तो भारत की सेना ना कभी किसी से पिटी थी, ना पिटी है और ना पिटेगी। चीनी सेना को जो खदेड़ दे, उस वीर सेना का नाम भारत है। और मुझे गर्व है कर्नल संतोष बाबू जी पे और जो 19 जवान थे जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान देके ये दिखाया कि भारत वो देश है कि अगर बुरी नज़र से देखा तो ना नज़र बचेगी ना आंखें बचेगी। एक मेरा सवाल है, क्योंकि आपने शुरुआत में अपनी जर्नी में बताया था कि आप स्विस बैंक में काम करते थे, मेरे को एकदम कौतूहल हो गया, स्विस बैंक में कितना पैसा जमाया? मेरा कह रहे हैं यार। नहीं, आपका नहीं, जो बार बार बात की जाती है कि हमारा जो काला पैसा है वो स्विस बैंक में जमा है, तो कितना काला पैसा जमा है, कुछ ऐसा अंदाजा? नहीं, मैं आपको बता दूं, देखिए स्विस बैंक में एक बैंकिंग जो सिस्टम होता है उसमें मैं इक्विटी डेरिवेटिव्स डेस्क थी, फ्यूचर्स और ऑप्शंस, उसमें काम करता था। किसी व्यक्ति के अकाउंट में कितना रुपया है इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। और मैं इतना ही कहूँगा कि क्योंकि अब हमारी ऐसी ट्रीटीज़ हुई हैं मोदी जी की सरकार में, और स्वर्गीय अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिससे कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो भारत के साथ साझा की जा रही है। और इससे अवसर पैदा हो रहे हैं कि हम कार्रवाई कर सकें उन लोगों के खिलाफ जो यहाँ की जनता की गाड़ी कमाई को वहाँ काले धन में परिवर्तित करके अकाउंट में रख लेते हैं और उसके बाद जो है उसका दुरुपयोग करते हैं। उस वक्त ऐसी कोई जानकारी थी कि किस देश का सबसे ज़्यादा पैसा जमा है जब आप थे? मुझे ऐसी कोई जानकारी है नहीं, और अगर होती तो मैं सबसे पहले अपनी सरकार को ये जानकारी देता, और चैनल पे इसका जिक्र करना मैं समझता हूँ उचित नहीं होता। गौरव सर, आप यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त आपने दिया, अब आप निर्मम होकर बता सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि जिस समय पे ये साक्षात्कार हो रहा है ये एक उदाहरण है, उदाहरण कई बातों का है। जब 14 पत्रकार बॉयकॉट होते हैं तो मेरा ये मानना है कि संविधान को तार तार किया जाता है, लोकतंत्र का गला दबा दिया जाता है। और अगर आपका अध्ययन पूरा है, आप में ईमानदारी है और आपको पता है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर कैसे देना है, तो आप मीडिया के बीच में बैठेंगे और एक संवाद करेंगे। मेरे उत्तर से आप सब सहमत हों, मैं इसकी उम्मीद भी नहीं करता हूं, लेकिन ये एक ईमानदारी से प्रयास था आपको बताने का कि ईस्ट और वेस्ट श्री नरेंद्र मोदी जी इज द बेस्ट, ये मुझे लगता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ऐसे इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म्स में जब हम चर्चा करते हैं ना, तो वो एक पूर्ण चर्चा होती है, कई बिंदुओं पे बात होती है, ऐसे एस्पेक्ट्स पे बात होती है जो कि वैसे कभी चर्चा में नहीं आते। जैसे आपने मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछा, यहाँ पे जो गौरव भाटिया ने बोला, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ, ये मैं कभी भूलूंगा नहीं। हर सांस में मैं याद रखूंगा कि भाजपा ने मुझे ये गौरव दिया है, लेकिन इट हैज़ अ पर्सनल एलिमेंट एंड फ्लेवर टू इट। मेरी अपनी जो सीख है, जो मेरे माता पिता जी ने मुझे दी, मेरे गुरुओं ने दी, मेरे जीवन साथी ने मुझे दी, मेरे बच्चों से जो मैंने सीखा, आप लोगों से सीखा है, वो भी यहाँ प्रदर्शित है। और ये काम केवल और केवल ऐसा प्लेटफॉर्म कर सकता है। आप लोगों की ऊर्जा जो है मैं समेट के, और ये जो मुस्कुराहट है जो मैं आपके चेहरे पे देख रहा हूँ, इसको समेट के मैं जा रहा हूँ, और बहुत सी चीज़ें मैं आप लोगों से सीखा हूँ। मैं आशा करता हूँ मैं यहाँ आया तो आपके समय का सदुपयोग हुआ और आपकी जो उम्मीदें थी उस पर मैं खरा उतरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और आगे आएंगे ऐसा पूरा विश्वास। And you do a lovely job. My good wishes to all the members who are sitting here, and I'm sure that like the industry leader that Aaj Tak is, even this digital platform under Milind ji would reach new heights, and लोग यही कहेंगे कि अगर कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना है
तो तक जैसा बनाना है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।